चाहेंगे कि वो गंभीर चर्चा का विषय बने। इस एजेंडे में हम जन आकांक्षाओं और सरकार की करनी के बीच जो फासला बढ़ा है उसे कम करना चाहते हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। स्वाधीनता के बाद ऐतिहासिक कारणों से केंद्र में और राज्यों में भी एक दल का वर्चस्व रहा। इसके कारण अनेक विकृतियां आई, कुछ लाभ भी हुए थे, लेकिन स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री केंद्र से नामजद होने लगे। प्रदेशों की स्वायत्तता व्यवहार में घटने लगी। क्षेत्रीय अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रकटीकरण का उचित माध्यम नहीं मिला। आज ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और राष्ट्र के विकास में अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करते हुए योगदान दे रहे हैं। वे सब हमारी बधाई के अधिकारी हैं, हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं। शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य, इनमें कोई अंतर विरोध नहीं है। हम चाहेंगे राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिले। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री थोड़ी छोटी सी बात के लिए, थोड़ा सा अनुदान लेने के लिए, छोटी सी योजना पूरी कराने के लिए नई दिल्ली तक दौड़ लगाने का सिलसिला बंद कर दें। साधनों का बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि राज्य अपने पैरों पर खड़े हो सकें, विकास की जिम्मेदारियां निभा सकें। मित्रों, इसके लिए राजनीति में जो नकारात्मकता आ गई है, जो एक छुआछूत की भावना आ गई है, उसको दूर करने की जरूरत है। पिछले बार केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए गठबंधन हुआ, तो गठबंधन टूट गया, बिखर गया। देश के सामने नए चुनाव की चुनौती आ गई। अब क्या फिर वही परिदृश्य दोहराया जाएगा? लेकिन पुराने राजनीतिक दल जहां खड़े थे वहां भले ही खड़े हों, लेकिन जनता आगे बढ़ गई है और हमारे साथ काम करने वालों की दलों की संख्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज सारे देश का प्रतिनिधित्व है इधर। समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं, चलना चाहते हैं। देश में अनेक विभिन्नताएं हैं। बहुदलीय होने के साथ साथ ये देश बहुभाषीय है, ये देश बहुधर्मी है। इस देश में अलग अलग जनजातियों का निवास है। वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। कभी कभी उत्तर पूर्व में बसे हुए लोग न केवल भौगोलिक दूरी अनुभव करते हैं, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से भी अपने को उपेक्षित पाते हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन ये काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छा हो सकता है, केवल सरकार के भरोसे नहीं।
विविधता हमारी संस्कृति की समृद्धि का परिचायक है, हमारी दुर्बलता की देन नहीं है। सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनमें कहीं न कहीं एक स्वर की झनक दिखाई सुनाई देती है। अनेक कारणों से, जो संख्या में कम है भाषा के कारण या धर्म के कारण या अपनी नस्ल के कारण, वैसे तो हम सब एक ही नस्ल के हैं, उनके मन में आशंकाएं पैदा होती हैं। हम उन आशंकाओं से परिचित हैं और उन आशंकाओं के निराकरण के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं अधिक विस्तार से बोलना नहीं चाहता। अनेक मसले हैं जिन पर चर्चा होगी। मुझे उत्तर में अपनी बात फिर कहने का मौका मिलेगा। कुछ प्रश्नों पर इस देश में हमेशा एक आम सहमति रही है, व्यापक आम सहमति रही है। मैं खास तौर से विदेश नीति के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। हम एक दूसरे की सदाशयता पर भरोसा करते हैं। मेरे मित्र श्री गुजराल यहां बैठे। जब मैं थोड़ी देर के लिए विदेश मंत्री बना था तब वो मास्को में हमारे राजदूत थे। हमारे माने मेरे नहीं, देश के राजदूत थे। और उस समय से हम और 77 में भी एक इमरजेंसी के बाद देश में परिवर्तन आया था, आमूल परिवर्तन आया था। बड़े बड़े स्तंभ ढह गए थे, तंबू उखड़ गए थे। वर्षों से सत्तारूढ़ दल लोगों का विश्वास खो चुका था। उस समय भी विदेश नीति आम सहमति के आधार पर चली। मुझसे एक विदेशी राजनीतिज्ञ ने पूछा था कि विदेश मंत्री महोदय, आप जहां बैठते हैं वहां क्या परिवर्तन हुआ है? साउथ ब्लॉक में क्या परिवर्तन होने वाला है? मैंने कहा मंत्री बदल गया है और कोई परिवर्तन होने वाला है।
कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ तो सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को आप सफल होने दें, ये मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रास्ताविक भाषण समाप्त करता हूं। चर्चा में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उनका मैं उत्तर के रूप में जवाब दूंगा। धन्यवाद।